इस वीडियो से हम इनकम फ्रॉम सैलरी के टॉपिक्स की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला मैं वीडियो यहाँ पे ले रही हूँ इंट्रोडक्शन का, यानी सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी जो हमारा पहला मुख्य हेड है इनकम निकालने का। उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये क्या बेसिक चीज़ें हैं जो इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए होती हैं, उसका इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। उसमें पहला ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर अपन इनकम तभी दिखाएंगे जब देने वाले और लेने वाले के बीच में नियोक्ता कर्मचारी का संबंध हो, यानी देने वाला नियोक्ता और लेने वाला कर्मचारी है, तभी वेतन से आय इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में शामिल करेंगे। यदि ये संबंध एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर इनकम हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में नहीं आएगी। कब कब ऐसा हो सकता है, जैसे यदि कोई फर्म अपने साझेदारों को कोई वेतन देती है तो ये भी वेतन से आय है, लेकिन चूंकि यहाँ पे साझेदार खुद ही देने वाले हैं और खुद ही यहाँ पे लेने वाले हैं, यहाँ पे नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो वेतन है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में दिखाया जाएगा, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। इसी तरह से जो कंपनी के संचालक होते हैं तो यहाँ पे सैलरी देने वाले भी संचालक है और यहाँ पे लेने वाला खुद भी संचालक ही है, यहाँ पर भी नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति है तो फिर हमारी वेतन शीर्षक में नहीं आएगी आय, फिर आय हमारी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ऐसी स्थिति यदि है तो हमारी जो आय होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे, उसको हम वेतन शीर्षक के आय में शामिल नहीं करेंगे। और थर्ड कंडीशन है, जो हमारे सांसद हैं और जो विधायक हैं, मतलब जो हमारे सरकार में जो मंत्री होते हैं हमारे स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के, उनको जो मिलता है वो भी वेतन ही होता है, लेकिन ये वेतन भी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देने वाले भी स्वयं विधायक हैं या सांसद हैं और लेने वाले भी यहाँ पे सांसद विधायक ही हैं, वही देने वाले हैं वही लेने वाले हैं। यहाँ पर भी नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक में दिखाई जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में शामिल नहीं की जाएगी। तो ये 3 एक्सेप्शन है अपने, जिसमें को ध्यान रखना है। मतलब आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले आप देखो कि क्या देने वाला और लेने वाले के बीच में कर्मचारी नियोक्ता का संबंध है, यदि है तब तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के नियम उस पर लागू होंगे, नहीं तो फिर वेतन जहाँ जाएगा वहाँ के नियम लागू होंगे। इसके जैसे कुछ इसमें अपवाद भी है कि जिस जीवन बीमा निगम का जो अधिकारी है उसको यदि कोई बोनस आपको मिलता है तो वो जो बोनस आपको मिलेगा उसको अपन वेतन की आय ही मानेंगे, उसमें से अपन शामिल करके दिखाएंगे। इस तरह से एक पॉइंट और है इसमें कि एक कर्मचारी जो है उसके एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं, यानी एक ही कर्मचारी एक से अधिक जगह पर भी नौकरी कर सकता है। जैसे किसी एक जगह फुल टाइम कर सकता है, एक से अधिक जगहों पे पार्ट टाइम काम कर सकता है। तो यदि वो एक से अधिक जगहों पे काम कर रहा है और सभी के यहाँ पे नियोक्ता कर्मचारी का संबंध है, तो जो भी राशि आपको प्राप्त होगी वो सभी नियोक्ता की राशि जो होगी उसको अपन वेतन शीर्षक के अंदर शामिल करके दिखाएंगे। यानी एक से अधिक जगह नौकरी कर रहा है तो सारी सैलरी हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में ही शामिल की जाएगी। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाता है, नौकरी छोड़ देता है, तो छोड़ने के बाद उसको जो पेंशन मिलती है, कर्मचारियों को मोस्टली रिटायर होने के बाद जब नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें जो पेंशन मिलती है या नौकरी की वजह से उसका नियोक्ता किसी राशि का भुगतान करता है, तो ऐसी कोई भी राशि जो उसको नौकरी की वजह से मिल रही है, चाहे नौकरी जाने के बाद मिल रही हो पर नौकरी की वजह से मिल रही है, वो भी हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में ही शामिल करेंगे। इसी में उसको हम करयोग्य करके दिखाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है इसमें इंट्रोडक्शन के बंद देखें तो एक पॉइंट अपना है कर दायित्व का आधार। आधार में देखेंगे कि इनकम कौन सी इनकम होगी सैलरी की जिस पे अपन टैक्स देने हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी इनकम जो प्रीवियस ईयर, जैसे अपना यहाँ पर असेसमेंट ईयर यहाँ पे अपना 23-24 है, तो अपना यहाँ पे प्रीवियस ईयर हो जाएगा 22-23। तो प्रीवियस ईयर 22-23 के बीच में जो भी पैसा आपने कमाया है या फिर जो भी पैसा आपने प्राप्त किया है, जो भी घटना पहले घटी है, कमाने की घटना या प्राप्त करने की घटना, जो भी घटना पहले घटी है, वो इनकम हमको इस प्रीवियस ईयर यानी 22-23 के बीच में जो पैसा आपने कमाया है या प्राप्त जो भी पहले घटा है वो आपको करयोग्य करना है। तो कमाना तो आपको पता है कि जो भी पैसा आपने अर्न किया होगा वो कमाई में आ जाएगा। प्राप्त राशि मतलब ये है कि यदि आपने कोई सैलरी आगामी महीनों की, आगामी वर्ष की सैलरी आपने यहाँ पे एडवांस ले ली है, तो उस राशि को भी अपन यहाँ पे इनकम में शामिल करके दिखाएंगे। वो इसी साल में 22-23 में कर योग्य होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिसको अपन एक बार एडवांस राशि के रूप में कर योग्य कर लेंगे
वो वास्तव में जिस वर्ष से संबंधित होगा वहाँ पे उसको वापस से कर योग्य नहीं किया जाएगा। मैं इस पॉइंट को वापस रिपीट कर देती हूँ एक बार। सपोज करो कि आपने 22-23 प्रीवियस ईयर में आपने 23 चॉइस से संबंधित कोई राशि एडवांस में ले ली है, तो उस एडवांस राशि को भी इसी साल की इनकम में शामिल करना है और उस पर आपको टैक्स देना है। लेकिन जिस राशि को हमने अभी 22-23 में शामिल कर लिया है उस राशि को हम दोबारा 23 चॉइस के अंदर शामिल नहीं करेंगे। या ऐसे बोलें कि 22-23 की किसी महीने की आपने राशि एडवांस 21-22 में ले ली थी और आपने उसको वहाँ पे शामिल कर लिया था, वो राशि दोबारा 22-23 के अंदर शामिल नहीं की जाएगी। अगला है वेतनम पेशे से आए। यदि कोई पेशेवर व्यक्ति है वो किसी के यहाँ पे नौकरी करता है, यानी अपनी सेवाएं देता है, सेवाओं के बदले में उसको यदि कोई इनकम मिलती है सैलरी, तब तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में दिखाएंगे। लेकिन यदि वो पेशेवर व्यक्ति है, उसका काम सेवाएं देके फीस वसूल करना है, तो फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में शामिल की जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में नहीं होगी। जैसे कोई डॉक्टर यदि किसी के अंडर में नौकरी करता है और उसको सैलरी मिलती है, तब तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आएगी। लेकिन यदि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो फिर वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस में शामिल की जाएगी, सैलरी हेड में शामिल नहीं होगी। अगला पॉइंट है नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त पारिश्रमिक। यदि नियोक्ता के अलावा अन्य कोई व्यक्ति आपको कोई भी पेमेंट करता है, तो चूँकि पेमेंट करने वाला आपका नियोक्ता नहीं है, तो यहाँ पे नियोक्ता कर्मचारी का संबंध एग्जिस्ट नहीं करता है। और जहाँ पे नियोक्ता कर्मचारी का संबंध एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ पे आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में नहीं आएगी। जैसे आपके जो टीचर्स वगैरह हैं, तो टीचर्स यदि किसी यूनिवर्सिटी की कोई कॉपी चेक करते हैं या कोई पेपर सेट करते हैं या एग्ज़ाम में ड्यूटीज़ देते हैं, तो ये जो राशि आपकी होती है इसको पेमेंट करने वाली यूनिवर्सिटी होती है, कोई और व्यक्ति है। तो कोई और व्यक्ति जो आपको पेमेंट करेगा तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं होता, उसको हम शामिल करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो इसी तरीके से देने वाला कोई और व्यक्ति है तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल नहीं करनी है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें तो आपको जो पैसा मिल रहा है काम करने के बदले में, वो चाहे सैलरी के नाम से मिल रहा हो चाहे वेजेस के नाम से, दोनों ही सैलरी का पार्ट है, दोनों को आप वेतन शीर्षक में शामिल करके दिखाएंगे। इसी में अगला मेन पॉइंट है स्वेच्छा से त्यागा गया वेतन। यदि कोई कर्मचारी किसी महीने की सैलरी को स्वेच्छा से छोड़ देता है कि उसको लेने से इनकार कर देता है, यानी उसको त्याग कर देता है, तो भी वो राशि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में शामिल की जाएगी और उस पर कर देना होगा, भले ही उसने उसको नहीं लिया है। क्योंकि अपना नियम कहता है कि कमाने की घटना या प्राप्त करने की घटना जो भी पहले घट गई है उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो जैसे आपने 1 महीने काम पूरा कर लिया तो वेतन आपका ड्यू हो गया। यदि वेतन ड्यू हो गया है तो चाहे वास्तव में आप उसको प्राप्त करो चाहे नहीं करो, आपको उस पर कर देना होगा। तो यहाँ पे स्वेच्छा से यदि आपने वेतन त्याग दिया है तो भी वो वेतन आपकी कर योग्य आय में शामिल किया जाएगा। पर इसका एक अपवाद है, यदि कोई कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी सरकार को जनता के हित में कोई वेतन त्याग करता है, तो फिर ये वेतन कर मुक्त होगा, इसको फिर अपन आय में शामिल नहीं करेंगे। कब शामिल नहीं करेंगे? जब कोई कर्मचारी सरकार को जनहित में देने हेतु वेतन का कोई त्याग करता है, तो फिर हमारा इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है अपना कर मुक्त वेतन। यदि किसी कर्मचारी को अपने वेतन से कर मुक्त वेतन प्राप्त होता है, तो यहाँ पे कर मुक्त का मतलब ये नहीं है कि उसको कर नहीं देना होगा। इसका मतलब ये है कि इस वेतन पे जो भी कर बनने वाला था वो कर कर्मचारी की जगह उसका नियोक्ता चुका रहा है। यानी नियोक्ता ने कहा है कि कर मैं चुका दूंगा, आपको चुकाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपके लिए वो कर मुक्त वेतन है। पर ऐसा नहीं होता है। यदि कर मुक्त वेतन है, इसका मतलब आपकी जितनी राशि संबंधित राशि आपका नियोक्ता चुका रहा है वो भी आपके वेतन का ही हिस्सा माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि वेतन में से काट के वो चुका रहा है, तो वो जो चुकाया गया कर है वो भी वेतन का हिस्सा होगा। उस चुकाए गए कर को अपन वेतन में वापस जोड़ेंगे, जोड़ के फिर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी की गणना करनी है। इस पॉइंट को वापस रिपीट कर देती हूँ मैं। कर मुक्त वेतन मतलब यदि आपका कर्मचारी को नियोक्ता ये कहे के वेतन देता है कि वेतन कर मुक्त है, तो इसका मतलब है उससे संबंधित कर की राशि को नियोक्ता चुका रहा है। तो जो राशि नियोक्ता चुका रहा है वो इस वेतन का ही एक हिस्सा है, इसको वेतन की कटौती मानेंगे और वेतन की कटौती को वापस अपन वेतन के अंदर जोड़ के फिर इनको अपन सॉल्व करेंगे। अगला है सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य। यदि कर्मचारी अपने नियोक्ता के लिए अपने मेन सेवा कार्य के अलावा कोई एक्स्ट्रा काम करता है, तो यदि काम आपकी मेन नौकरी से संबंधित है
तब तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में शामिल किया जाएगा। यदि आपकी मेन नौकरी से संबंधित नहीं है तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल किया जाएगा। यानी जैसे मैंने कहा था कॉपीज चेक करने का काम है, तो यदि कोई अन्य संस्था का व्यक्ति करता है तब तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, लेकिन विश्वविद्यालय के कर्मचारी ही करते हैं तो फिर वो कहाँ दिखाएंगे, उसको फिर वेतन शीर्षक में शामिल करके दिखाएंगे। यानी आप अपने ही नियोक्ता के लिए अपनी नौकरी के अलावा कोई अन्य काम करके दे रहे हो जो आपकी नौकरी से संबंधित है, तो फिर वो वेतन की सैलरी में शामिल किया जाएगा। यदि आपकी मेन नौकरी से संबंधित नहीं है, आपके नियोक्ता ने आपको वैसे कोई गिफ्ट दे दिया आपके जन्मदिन पर या किसी ओकेज़न पर, तो वो गिफ्ट फिर इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। सेम जो पॉइंट बोला था वही बात है कि यदि नियोक्ता ने आपको स्वेच्छा से कोई भुगतान किया है, मतलब आपको नौकरी की वजह से किया है तब तो आपकी इनकम का पार्ट माना जाएगा, लेकिन आपको व्यक्तिगत संबंधों की वजह से, यदि आपको बर्थडे पर, शादी की सालगिरह पर या शादी के अवसर पर या किसी अवसर पर यदि आपको गिफ्ट दिया है जिसका संबंध नौकरी से नहीं है, व्यक्तिगत संबंधों की वजह से है, तब तो वो इनकम में शामिल नहीं होगा। लेकिन नौकरी की वजह से, जैसे आपको दिवाली पर बोनस दे दिया है या आपको एक्स्ट्रा वैसे ही बोनस दे दिया है या कोई इनाम आपको दे दिया है नौकरी की वजह से, तो फिर इनकम के अंदर शामिल करके दिखाया जाएगा। अगला पॉइंट है वेतन में से कटौतियाँ। मोस्टली हमेशा अपनी वेतन में से कुछ राशि कर्मचारी या तो खुद कटवा लेता है या नियमानुसार आपका नियोक्ता उसमें कुछ राशि काट के चुकाता है। जैसे कर्मचारी के भविष्य निधि में जो अंशदान है वो वेतन में से काट लिया जाता है। जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान के लिए भी आपने कहा है तो वो भी आपसे काट लेगा। आयकर आपका काट लेता है। कर्मचारी ने कोई लोन लिया तो लोन की किस्त हो सकता है आपका नियोक्ता आपके वेतन में से काट रहा हो। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कटौतियाँ वेतन में से हो सकती हैं। तो यदि प्रश्न में ये सूचना है कि इन राशियों को काट के आपको शुद्ध ये वेतन दिया गया है, तो जितनी राशि आपने काटी होगी इसको वापस से अपने वेतन में जोड़ देंगे। मतलब आपको चाहिए सकल वेतन, ग्रॉस सैलरी कितनी आपकी होनी चाहिए थी, कितनी मिली है उससे मतलब नहीं है, हमें कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी, वो हमारी जो ग्रॉस सैलरी है उस पर हमें टैक्स निकालना है, वो हमारे लिए कर योग्य होता है। तो यदि प्रश्न में सूचना हो कि इस वेतन में से इन राशियों को काट के आपको ये भुगतान किया गया है, तो जितनी भी राशि आपने काटी होगी उसको हम वेतन में वापस जोड़ देंगे, फिर निकलेगा हमारा सकल वेतन। सकल वेतन हमको इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल करके दिखाना है। अब अपना जो बताया था इसमें अपना जो असेसमेंट ईयर है वो इसके अंदर अपना है 23-24, तो अपना प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्या हो जाएगा 22-23। इसे समझाने के लिए बता रखा है यहाँ पे कि जो अपना असेसमेंट ईयर होता है उससे जस्ट एक साल पिछला पुराना, मतलब जिस साल अपन कर को असेस करते हैं, जिस साल हम कर की गणना करते हैं वो तो कहलाएगा हमारा असेसमेंट ईयर, और उसके लिए जो इनकम ली जा रही है वो कहलाएगा हमारा प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष। जैसे सपोज़ करो आपने अभी अपना 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 इस अवधि की आपने कोई इनकम अर्न करी है, तो जब आपको टैक्स की गणना करनी होगी तो आप आखिरी दिन तक देखेंगे आपने कितना पैसा कमाया है। आखिरी दिन मतलब 31 मार्च, तो 31 मार्च तक की सारी सूचनाएं इकट्ठी करके आप इनकम निकालेंगे, सारी सूचनाएं निकालेंगे। तो उसकी गणना करने में यदि आप एक दिन भी लगाते हैं तो आप गणना करेंगे 1 अप्रैल 2023 को। तो चूँकि अवधि के बाद की जगह है तो जिस साल आपने असेस किया है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर से जस्ट पिछले जो 12 महीने की अवधि होती है, जो भी अवधि आपकी होगी, ये कहलाएगी हमारी प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की सूचनाओं के आधार पर आय की गणना की जाएगी, लेकिन गणना किस लिए की जाएगी, गणना की जाएगी असेसमेंट ईयर के लिए। यानी प्रश्न में लिखा हुआ है कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए गणना कीजिए, तो असेसमेंट ईयर 23-24 लिखेंगे हम गणना के लिए, लेकिन सूचनाएं कब की लेंगे, सूचनाएं हम लेंगे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 या जो भी आपकी अवधि है, यानी प्रीवियस ईयर 22-23 की अवधि की सूचनाएं ली जाएंगी, लेकिन गणना कब करेंगे, गणना हम करेंगे 23-24 में। इसी तरह से नियोक्ता से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम राशि वेतन नहीं है। यदि आपने कोई एडवांस लोन ले लिया है आपने, तो लोन चूँकि इनकम का पार्ट नहीं है, आपको वापस चुकाना पड़ेगा। तो यदि आपने कोई राशि लोन के रूप में ली है तो वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं होगी। आपने सैलरी को ही एडवांस लिया है तो उसको फिर हम वेतन में अपन जोड़ कर दिखाएंगे। यानी सिंपल आपने एडवांस सैलरी के रूप में लिया है तब तो वेतन का हिस्सा होगा, लेकिन आपने लोन लिया है तो लोन आपकी आय नहीं होती क्योंकि आपको वापस चुकानी होती है, तो लोन कभी भी वेतन के अंदर शामिल नहीं होगा। वेतन कैसे मिल सकता है, वेतन आपका डेली बेसिस पे हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, अर्धवार्षिक, कैसे भी हो सकता है। आपको सिर्फ प्रश्न में जो भी सूचना दे रखी है वेतन की वो आपको कर योग्य करके दिखाना है। उपार्जित होने का स्थान
व्यक्ति ने जहाँ पे अपनी सेवाएं दी है, जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है जिस जगह पर, वो उस जगह पर आपका वेतन उपार्जित माना जाएगा। अब क्या क्या मादे शामिल करते हैं अपन वेतन के अंदर? तो वेतन में अपन वेजेस शामिल करते हैं। यदि व्यक्ति रिटायर हो गया है तो रिटायरमेंट के बाद यदि कोई एन्युटी या पेंशन मिलती है तो पेंशन भी आपकी सैलरी में शामिल की जाएगी। यदि रिटायरमेंट पे आपको ग्रेच्युटी मिलती है तो वो भी इसका जो कर योग्य हिस्सा है वो आपके इनकम का हिस्सा होगा। आपको कोई फीस मिलती है, या आपको कोई काम के बदले में कमीशन भी मिल रहा है, या आपको कोई फ्री की सुविधाएं मिल रही हैं, या कोई आपको प्रॉफिट मिल रहा है सैलरी के स्थान पर, तो ये सब भी आपका इनकम के अंदर ही शामिल किया जाएगा। आपने कोई एडवांस सैलरी ले ली है तो एडवांस सैलरी भी आपको इनकम के अंदर जोड़ के दिखानी है। यदि कर्मचारी द्वारा नौकरी पर रहते हुए उपभोग न की गई छुट्टियों के बदले में यदि कोई राशि प्राप्त होती है, जैसे नियोक्ता ये कहते हैं कि आपको इतनी छुट्टियां मिलेंगी एक साल के अंदर, लेकिन यदि आप छुट्टियां नहीं लोगे तो छुट्टियों के बदले में जो पैसा बनता है वो हम आपको दे देंगे। तो ऐसा कोई पैसा यदि आपने लिया है छुट्टियों के बदले में, वो भी आपके वेतन की इनकम है, उसको भी वेतन में आपको शामिल करके दिखाना है। इसको हम बोलते हैं अर्नड लीव सैलरी। इसका नाम होता है अर्नड लीव सैलरी या फिर एनकैशमेंट ऑफ लीव, छुट्टियों का नकदीकरण या फिर छुट्टियों के बदले में कमाई गई राशि, जो भी नाम दे रखा है, ये भी हमारा वेतन का ही हिस्सा है। इसको भी हम वेतन में अपन शामिल करके दिखाएंगे जितना भी कर योग्य हिस्सा है। इसी तरह से यदि कर्मचारी का कोई पीएफ है तो पीएफ का जितना भी पैसा हमारा कर योग्य होगा नियम अनुसार, वो राशि भी आपको वेतन के अंदर ही शामिल करके दिखानी है। इसके अलावा कोई हस्तांतरित शेष यानी पीएफ का कोई पैसा ट्रांसफ़र होकर आया है जो कर योग्य है, पेंशन का कोई अंशदान का हिस्सा है वो भी आपका इसमें आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी अन्य चीज़ जिसका संबंध आपकी नौकरी से है और जो नियम के अकॉर्डिंग आता है वो सब आपको वेतन के अंदर शामिल करके दिखाना है। तो अपन ब्रीफ में देखें तो जो परफॉर्मा होगा हमारा वेतन से आएगा वो कुछ इस तरीके का परफॉर्मा होगा हमारा। इसमें लिखेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकेंड लाइन में आ जाएगा फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जो जिस साल के लिए आप क्वेश्चन, जैसे मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये मेरा 23-24 के लिए है। अब आप हो सकता है कि पिछला कोई पढ़ रहे हो किसी चीज़ के लिए या आगामी कोई भी पढ़ रहे हो, तो आप वीडियो को सिर्फ एक बेस बनाना, वीडियो एज इट इज़ नहीं चलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स में हर साल आपके नियम चेंज होते हैं। तो आपको अपना जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं उस असेसमेंट ईयर के नियम को देख कर ही इस वीडियो की मदद लेनी है। आपको पूरा 100% इस वीडियो पर आपको डिपेंड नहीं होना है। तो जिसमें बात कर रही हूँ 23-24 की, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। यदि आपका असेसमेंट ईयर कोई और पूछा गया प्रश्न में तो आप यहाँ पे वही ईयर लिखेंगे जो आपसे पूछा गया है। इस असेसमेंट ईयर के लिए जो सूचनाएं होंगी सारी ये होंगी प्रीवियस ईयर के लिए, जो आपका होगा यहाँ पर 22-23। इसमें क्या क्या आ जाएंगी? मॉनेटरी सैलरी आ जाएगी, यानी सैलरी को आपको नकद में रूप में, कैश के रूप में जिस फॉर्म में मिल रही है वो सब आपको शामिल करके दिखानी है। आपका न्यू पेंशन स्कीम में कोई जो अंशदान कर योग्य है वो दिखाना है। कोई सुविधाएं हैं जो आपकी कर योग्य है, जैसे फ्री में आपको मकान दिया है रहने के लिए, या फ्री में आपको कार दी है, या बच्चों की फ्री एजुकेशन है, उसकी कोई कर योग्य राशि है वो भी आपको इसके अंदर शामिल करके दिखानी है। आपको सैलरी के बदले में कोई लाभों में हिस्सा मिलता है, जैसे ग्रेच्युटी मिलती है आपको या कंपनसेशन आपको मिल रहा है, तो ये सब भी आपको इसके अंदर जोड़ के दिखाना है। तो ये कहलाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में से हमें को मिलती कुछ कटौतियाँ। तो कौन कौन सी कटौतियाँ? एक कटौती है हमारी वैधानिक कटौती, एक है हमारी मनोरंजन भत्ते की कटौती, और एक है हमारा एम्प्लॉयमेंट टैक्स। जब हम 3 राशियों को घटा देंगे, यदि प्रश्न में सूचना है और कटौती उसको मिलती है तो हम तीनों को घटा देंगे, तो जो लास्ट में जो चीज़ बचेगी उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हमारा परफॉर्मा है सैलरी को निकालने का। यानी सकल वेतन होगा, कटौतियाँ घटाएंगे, अपना आ जाएगा कर योग्य वेतन। मौजूद में क्या क्या आ सकता है? इसमें अपनी आ जाएगी बेसिक सैलरी, इसमें अपना आ जाएगा डीएनएस पे, बोनस, कमीशन, फीस और भत्ते, अलाउंसेस। अब यहाँ पे जो आपके अलाउंसेस हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक अपना हो सकता है जो पूर्णतः कर योग्य है, यानी पूरा शामिल करेंगे। एक जो आपका अंशतः कर योग्य है, यानी नियम के अकॉर्डिंग कुछ राशि कर योग्य होगी, कुछ राशि आपकी करमुक्त होगी। तो जो हिस्सा कर योग्य है वो हमको शामिल करना है। और एक है हमारा पूर्णतः करमुक्त भत्ते, जो कभी भी इनकम में शामिल नहीं होंगे। यानी जो करमुक्त है वो कभी भी इनकम में शामिल नहीं होंगे, जो कर योग्य है वो पूरी राशि शामिल होगी। जो अंशतः करमुक्त है या अंशतः कर योग्य, जो भी आप कहना चाहें, इसमें
जितना हिस्सा नियमानुसार जो आपका कर योग्य होगा, वो नियमानुसार जो कर योग्य राशि है वो आपको इनकम के अंदर शामिल करके दिखानी है। इसी तरह से नियोक्ता को नई पेंशन स्कीम के अंदर कोई पैसा आपको ट्रांसफ़र किया है, अंशदान है खुद का, वो भी आपको इनकम के अंदर शामिल करके दिखाना है। फिर वेतन के स्थान पर लाभ में क्या क्या आ सकता है, जो मैं समझाया था, छुट्टियों के बदले में वेतन, ग्रेच्युटी आ सकती है, पेंशन आ सकती है, कंपनसेशन आ सकता है, VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का जो पैसा है वो आ सकता है कर योग्य राशि, नोटिस पीरियड सैलरी आ सकती है, PF का पैसा आ सकता है, जो PF का पैसा आपका कटा है। तो ये सब राशियाँ आ सकती हैं आपकी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के नाम से। 3 तरह की कटौतियाँ मैंने बताई थी अभी आपको। एक कटौती है आपकी प्रमाणित, एक है मनोरंजन भत्ते की, और एक आपका एम्प्लॉयमेंट टैक्स की। यदि प्रश्न में सूचना है तो तीनों हमको ये घटा के दिखानी है। एक चीज़ और आ सकती है आपकी इनकम में, वो है आपका अनुलाभ। अनुलाभ मतलब देखिए यहाँ पे भत्ते में अनुलाभ में क्या अंतर है। जैसे यहाँ पे एक शब्द आया था अलाउंसेस, भत्ते, तो भत्ते में और सुविधाओं में आप जब पढ़ेंगे तो इनमें नाम सेम होंगे। जैसे लिखा है मकान किराया भत्ता, एक जगह लिखा होगा मुफ्त मकान की सुविधा, एक जगह लिखा हुआ है नौकर भत्ता, एक जगह लिखा हुआ है नौकर की सुविधा, एक जगह लिखा हुआ है मेडिकल भत्ता, एक जगह लिखा हुआ है मेडिकल की सुविधा। तो क्या अंतर है, भत्ता मतलब हर महीने आपको एक फ़िक्स राशि मिलेगी, चाहे आप उसको वास्तव में खर्च करो चाहे नहीं करो, लेकिन आपको हर महीने एक फ़िक्स राशि मिलती है तो कहलाएगा आपका भत्ता। और यदि आपको सुविधा देता है, जैसे मैं को हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं मेडिकल अलाउंस के नाम से, तो मैं बीमार हूँ चाहे नहीं हूँ मुझे हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे, ये हमारे कहलाएंगे भत्ते। दूसरा ऐसे कह सकते हैं आपका नियोक्ता कि आप जब बीमार पड़ेंगे तब हम आपका इलाज करा देंगे फ्री के अंदर, ये कहलाएगी चिकित्सा की सुविधा। तो अनुलाभ वो है जो सुविधा यानी जरूरत पड़ने पर आपको दी जाएगी तो अनुलाभ है, और आपको हर महीने फिक्स राशि दी जाएगी वो आपके भत्ते हैं। तो ये भी 3 तरह से होते हैं आपके, एक जो सभी के लिए कर योग्य है, एक जो विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य है, और एक जो सभी के लिए कर मुक्त हैं। जो सभी के लिए कर मुक्त है वो कभी भी इनकम में शामिल नहीं होंगे। तो ये अपना बेसिक मोटा मोटा कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। आपके पास बुक होगी, बुक में से एक बार आप और रिवाइज करके देखना कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको शामिल करनी है इसके अंदर। तो ये तो अपना इंट्रोडक्शन है। मैं इस वीडियो के साथ और एक आगामी 1-2 वीडियो के साथ, 2-3 वीडियो के साथ मैं आपको अपने इसके जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, लेकिन हैंड रिटन नोट्स को भी एक बार पढ़ने से पहले आप बुक से कंसल्ट करना, क्योंकि वो नोट्स लास्ट ईयर के बने हुए हैं। वो जो है वो असेसमेंट ईयर 22-23 के हिसाब से बने हुए हैं, जब भी अपन सॉल्व कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 23-24, और इनकम टैक्स में नियम हर साल चेंज होते हैं। तो आपको करना क्या है, उन नोट्स को बेस तो बनाना है पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ नोट्स क्या करती हूँ, हैंड रिटन नोट्स थोड़े से ब्रीफ किए हुए इनके, जो भी आप बुक में पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा ब्रीफ करके मैं बनाया हुआ है। तो उसको सिर्फ बेस लेना है, पूरा 100% उसके ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। तो उन नोट्स को पढ़ना, बुक्स को पढ़ना, और उसका बेस तैयार करना, इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर हम आगे की वीडियोज़ देखेंगे। तो एक बार नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ डाल दूंगी, तो नोट्स को भी एक बार आप लोग कंसल्ट कर लेना। अब मौद्रिक वेतन किस रूप में आ सकता है, अपन ने पढ़ा था। तो जैसे मौद्रिक वेतन अपना आता है मूल वेतन। तो पहला जो वीडियो अपन बनाएंगे प्रैक्टिकली वो अपन बनाएंगे बेसिक सैलरी का मूल वेतन, यानी वो मेन सैलरी है जिस पे अपन नौकरी की सबसे पहले शर्त पर हम हाँ या ना करते हैं। ये वो सैलरी है जिस पे कोई कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है। बाकी जो सब चीज़ें वो ऐड ऑन है, मिलेंगी नहीं मिलेंगी कैसे मिलेंगी वो सब बात की बातें हैं, लेकिन मेन जिस सैलरी के लिए आपको रखा जाता है, नौकरी अपन ज्वाइन करते हैं, वो कहलाती है कि बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में जैसा लिखा गया 4000 पर मंथ सैलरी है, 4000 पर मंथ आपकी सैलरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने साल भर काम किया है तो इंटू 12 सैलरी कितनी हो गई हमारी, 48,000 रुपये। लेकिन एक शब्द यहाँ पे आप देखेंगे, जो शब्द आपका होगा पे स्केल। पे स्केल दे रखी है, तो फिर हम बेसिक सैलरी कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। इसमें एक पॉइंट मुझे और बताना था, जो इसमें वो ध्यान रखना है, जैसे प्रीवियस ईयर, जैसे आपका जो मैंने बताया था यहाँ पे असेसमेंट ईयर है, जिस चीज़ के लिए आप अभी पढ़ रहे हैं, मतलब सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल पढ़ रहे हैं, तो आपका जो असेसमेंट ईयर है वो है 2023-24। इसके लिए आप जब इनकम की गणना करेंगे तो वो अपना होगा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आपका होगा 2022-23। नॉर्मल कोर्स में जो अवधि होती है, जब अपनी पूरी इनकम टैक्स अपन पढ़ेंगे, तो नॉर्मल कोर्स में जो भी अवधि होगी प्रीवियस ईयर की, वो अवधि होती है अपनी 1 अप्रैल 2022 से शुरू होती है और ख़त्म होती है 31 मार्च 2023 को। यानी
आपकी जो अवधि होगी वो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होती है। लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी में ये थोड़ा सा अलग होता है। सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको प्रीवियस ईयर का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी अवधि चेंज हो सकती है। चेंज कब होती है? यदि सरकारी कर्मचारी है अथवा प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि वेतन अगले माह की पहली तारीख को देय होता है। यानी यहाँ पर या तो ये लिखा है, सूचना है कि सरकारी कर्मचारी है, या फिर क्वेश्चन में या तो स्टार्टिंग में या मिड में या लास्ट में कहीं ये लिखा हुआ है कि वेतन अगले महीने की पहली तारीख को मिलता है। यानी सैलरी 2 तरह से मिलती है, या तो महीने के आखिरी दिन मिलती है आपको, या अगले महीने की पहली तारीख को मिलती है। तो यदि वेतन आपका अगले महीने की पहली तारीख को मिलता है, यानी मार्च का जो वेतन है वो आपको मिलेगा 1 अप्रैल को, और अप्रैल चूँकि आपका जो अवधि है वो मार्च में ख़त्म हो जाती है आपकी, तो इस स्थिति में आपको जो प्रीवियस ईयर होगा वो प्रीवियस ईयर की अवधि होगी आपकी 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023। यदि वो सरकारी कर्मचारी है या उसका वेतन अगले महीने की पहली तारीख को देय होता है, ये शब्द लिखा हुआ है, तो आपका प्रीवियस ईयर होगा 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023। अन्य परिस्थितियों में, अन्य मतलब जब वो गैर सरकारी कर्मचारी है जिसका वेतन उसी महीने की 30 तारीख को देय होता है, तो फिर जो आपका प्रीवियस ईयर होगा उसकी अवधि होगी अपनी वही 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो ये आपको याद रखना है। सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का चैप्टर सॉल्व करते समय ध्यान रखना है, यदि सरकारी कर्मचारी है या वेतन की स्पेशल सूचना है तब तो अवधि आपकी होगी 1 मार्च से 28 फरवरी। यदि नॉर्मल कोर्स में गैर सरकारी कर्मचारी इसका वेतन उस महीने की 30 तारीख को देय होता है, यानी कोई लाइन लिखी हुई नहीं है, तो फिर आपका प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। इस अवधि को ध्यान में रखते हुए आपको वेतन की गणना करनी है। तो यहाँ मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जिसको ध्यान रखते हुए आपको सैलरी हेड को करना है। आप पास बुक होगी, बुक से आप इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कीजिए। जो मैं नोट्स शेयर करूँगी उस नोट्स को भी ऊपर पढ़ लेना आपको, और अगला वीडियो देखने से पहले ये सारे कंसेप्ट जो मैंने इसमें समझाए उसको ढंग से समझ लेना, क्लियर कर लेना। उसके बाद आप वीडियो देखना जो मैं अगला बनाऊँगी। यदि आप नोट्स हाथ के हाथ क्लियर करते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको आगे के वीडियो भी समझ में आएंगे और दिक्कत भी नहीं होगी। यदि आप इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे, पेंडिंग छोड़ते जाएंगे या ढंग से आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तो आगे की वीडियोस को देखने में और समझने में दिक्कत होगी। चैप्टर एंड होते होते आपके इतने नोट्स इकट्ठे हो गए होंगे कि आप हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएं। तो बेटर है हर वीडियो के साथ साथ उसके नोट्स, उसके कंसेप्ट उसके साथ ही क्लियर कर लें, ताकि चैप्टर ख़त्म होते होते अगर चैप्टर अच्छे से तैयार भी हो जाए, सारे कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन स्थिति क्रिएट नहीं हो। तो कोशिश यही करके इसको सॉल्व करना। आज के लिए इतना ही।